हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके 10 दिन और 1000 की सीरीज में। मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, हम लोग अभी शुरू कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टीचिंग एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किया था और आज अभी हम लोग करने जा रहे हैं यानी कि पेपर टू कॉमर्स इंटरनेशनल बिजनेस के 50 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। और इसी के साथ हमारा 100 एमसीक्यूज खत्म होगा और अगले 10 दिनों में हमारा 1000 एमसीक्यूज खत्म होगा, जो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और कुछ नहीं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो मैं इंटरनेशनल बिजनेस का भी लेने जा रहा हूं और बिजनेस एनवायरनमेंट का, वो 21-22 इसमें आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। थोड़े बहुत 2019 के होंगे, अदरवाइज आपके 21 और 22 के क्वेश्चन है। तो भाई साहब, इसको आंख नाक कान मुंह जो बंद करके लगाना है लगा लेना, क्योंकि यही आपका बेस होने वाला है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इसका ये मकसद होने वाला है और यही आपके लिए बहुत बड़ा कारगर साबित होने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट करें। हाँ जी सर, चलिए चलते हैं कहाँ, क्लास में, और करते हैं जी शुरुआत अपने एमसीक्यू सीरीज की। है जी, हाँ जी सर। तो देखिए, सबसे पहले क्या, नेट वाला टेलीग्राम चैनल जो है नेट वाला भैया के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं ये सारा नोट्स डालता हूँ। जैसे कल का जो सॉरी आज का जो सुबह का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो आया है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो 50 क्वेश्चन मैं आज ग्रुप में डाल दूंगा इस क्लास के डलने के बाद। अब उसके बाद क्या करना है, अगर कोई क्वेरी है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपको नेट से लेकर जून में कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चंस को लेकर, या कुछ भी प्रॉब्लम है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई जानकारी ले सकते हैं, कोई पैसे नहीं, फ्री में, क्योंकि मैं आपके जेआरएफ के लिए बैठा हूं, है ना जी। चलिए अब चले पहला क्वेश्चन की ओर। सर बिल्कुल, चलिए ना, चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सीक्वेंस द फॉलोइंग डिफरेंट सेटलमेंट स्टेज ऑफ डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। देखिए डब्ल्यूटीओ का काम ही है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम भी एक काम है कि डिस्प्यूट को सेटलमेंट करना, है ना। किसके डिस्प्यूट को? सर कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट होता है बिजनेस को लेकर, उसको आपको क्या करना है, सेटलमेंट करना है। तो उसका स्टेज की चर्चा करने को कहा गया है। तो सबसे पहले जो स्टेज है वो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला स्टेज होता है कंसल्टेशन का। मैं आपको पहले स्टेज दिखा दूं, फिर आपके बाद आपसे आंसर की चर्चा करूंगा। आइए देखिए, सबसे पहले कंसल्टेशन से 60 दिन के अंदर, फिर पैनल प्रोसेस में जाता है, फिर एपीलेट रिव्यू है, फिर एडॉप्शन है डीएसबी का, है ना। उसके बाद फिर इंप्लीमेंटेशन है डीएसबी डिसीजन का, है ना। और फिर पॉसिबल डिस्प्यूट ओवर इंप्लीमेंटेशन 90 दिन में आ जाएगा, और लास्ट में पॉसिबल रिटालिएशन हो जाता है, ठीक है, जो आपका डेडलाइन लास्ट होता है। तो ये इस प्रोसेस को याद रखिएगा, मे भी इस बार भी पूछा जा सके। तो इस प्रोसेस के बेसिस पर आपका आंसर निकल के क्या आएगा? सर आंसर निकल के आएगा सबसे पहले ई, कंसल्टेशन, यानी कि ई 2 गो में है तो पहले 3 में, चारों में ई है तो ई तो होगा ही, उसके यानी कि प्रोसेस है तो सब में होगा ही, सॉरी। ई के बाद क्या सर? उसके बाद था पैनल रिव्यू, है ना, पैनल, ये पैनल, तो आ जाइए पैनल रिव्यू। फिर उसके बाद क्या सर? ई के बाद सी, तो ई के बाद सी किसमें है? सिर्फ एक ही में है, तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो ई के बाद सी इसमें है, फिर क्या हो जाएगा? डी यानी कि एपीलेट, फिर क्या हो जाएगा? बी यानी कि इंप्लीमेंटेशन, और लास्ट में क्या है? रिटेलिएशन। बात समझ में आ रही है? तो इसको ध्यान से पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान में रखना है कि प्रोसेस क्या होता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अधिकतर प्रोसेस जो होते हैं, किसी चीज का भी प्रोसेस, उससे सवाल पूछे जाते हैं, तो आप प्रोसेस को कभी छोड़ के मत जाइएगा। देखिए जी, ये आपका थर्ड आंसर हो गया, है ना। हाँ जी सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए सर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, DFIA स्कीम। ये मैंने 9 के 9 स्कीम बता रखे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाले इंटरनेशनल बिजनेस के 37 लेक्चर्स जो कराए हैं ना, उसमें से एक लेक्चर है सर जहां पे हमने चैप्टर 5 या 6 ऐसा कुछ करके है, उसमें से मैंने ये सारा पढ़ा रखा है। आइए अब उसमें देखते हैं DFIA स्कीम में क्या क्या होता है। कह रहा है DFI ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स of input required for export production subject to certain export obligations as stipulated in the foreign trade policy। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं है इसका। सर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम का मतलब है कि जो भी चीजें आपका क्या है, जो भी चीजें कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी या एजुकेशन से या और कोई भी चीज को लेकर जो आपको मिलता है क्या बेनिफिट्स, उसके रिगार्डिंग ये ड्यूटी है ना जी। हाँ जी, तो क्या है? एग्जम्पशन। ये देखिए
एग्जाम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, एजुकेशन सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटीज, है ना, और इनपुट्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट। तो ये अब इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ है DFIA इज यूज्ड टू अलाउ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स of input fuel, energy resources, catalyst which are required to production of the export out product. Directorate and General for DGFT by means of public notice may exclude products from the purview of DFI। तो ये तो सिंपल है, DFIA स्कीम के तहत आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट पर क्या मिलता है सर, एग्जेम्पशंस मिलता है। बात खत्म, यही वाला कहानी था, सेकंड ऑप्शन। तो ये क्या हो गया जी, सेकंड ऑप्शन। चलिए थर्ड नंबर चले। हाँ जी सर, क्या बोल रहा है थर्ड नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। कह रहा है एन इंडियन कंपनी रिसीव इन्वेस्टमेंट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, हाँ जी सर, एक इंडियन कंपनी क्या कि उसको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है आउटसाइड इंडिया से, बाहर से मिल रहा है। issuing shares, convertible debentures, preference shares under the FDI scheme should report the details in the inflow to RBI. What is the time limit for reporting these? अच्छा, ये टाइम लिमिट क्या है सर, टाइम लिमिट जो है 30 दिन का होता है। जिस दिन डेट ऑफ रिसिप्ट आपका आता है उसके 30 दिन के अंदर आपको ये काम कर लेना होता है। चलिए ऑप्शन हो गया जी थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 चले। हाँ जी सर, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मोड ऑफ एंट्री इन इंटरनेशनल बिजनेस। कौन सा अप्रोप्रिएट मोड है कि आप बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री ले सके। कह रहा है क्या, टू एन एंटरप्राइज विद अ लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केट। अब देखिए इंटरनेशनल मार्केट का लिटिल एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हो, तो वो कहाँ आएगा, किस में आएगा, ये बात अब मेरे को बताइए। तो एक बात बताइए, क्या एक्विजिशन में इसमें एक्सपीरियंस नहीं आएगा सर? आएगा। एक्वायर करेंगे तो भाई कैसे एक्विजिशन में एक्सपीरियंस नहीं आएगा? हम इस अपने देश के कोई किसी और देश के, अगर मैं एक्वायर कर रहा हूं तो एक्सपीरियंस होगा तभी तो एक्वायर कर रहा हूं। स्ट्रेटेजिक अलायंस में भी आपका क्या होगा, एक्सपीरियंस होगा ज्यादा। ज्वाइंट वेंचर भी करने जा रहे हैं तो भी एक्सपीरियंस होगा, और लेकिन एक्सपोर्टिंग करेंगे ना तो इसमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक्सपोर्टिंग क्या होता है, एक्सपोर्टिंग मतलब अपने देश में जो सामान हम बेच रहे हैं उसी को ट्राई करेंगे कि भाई हम चलो अपने देश का माल तो है ही, हमारा थोड़ा प्रोडक्ट ज्यादा बच जा रहा है तो उस प्रोडक्ट को हम फॉरेन में सप्लाई करते हैं, देखते हैं बेच के हमारा प्रोडक्ट बेचता है कि नहीं, विद द सेम टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि 4 आपका एक्सपोर्टिंग। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चले। हाँ जी सर, चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फेमा फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। फेमा के अनुसार कौन सा इंक्लूड नहीं है। डिपॉजिट पेबल इन फॉरेन करेंसी, सर है इंक्लूड। बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन द इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, ये भी है। इंडियन करेंसी में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज आया और पेबल हुआ फॉरेन करेंसी में, ये भी। ट्रेवलर्स चेक डाउन बाय इंस्टीट्यूशन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी। देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मतलब फेमा का मतलब एक इंडिया से होगा तो दूसरा मतलब काम जो है वो फॉरेन का होगा, और तभी इसी देखिएगा तीनों में वही चीज हुआ है। लेकिन लास्ट देखिए क्या बोल रहा है, ड्राफ्ट ड्रॉन बाय आउटसाइड इंडिया पेबल इन फॉरेन करेंसी, ये तो होगा ही नहीं। आउटसाइड इंडिया का ड्राफ्ट ड्रॉन हुआ है और क्या हुआ है, फॉरेन करेंसी में पे करना है, तो ये तो भाई बाहर की बात है, फेमा की बात तो है नहीं। ये देखिएगा फेमा से रिलेटेड मैंने इसमें दे रखा है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। आंसर इज 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर जैसे दिखाता हूं आपको थोड़ा सा स्टॉप हो जाना है। स्टॉप होने के बाद फिर इसको एक बार देखना है, खुद से पढ़ना है और आंसर्स करना है, फिर मेरे वाला आंसर जो है नीचे मैच करिएगा तो ज्यादा फायदा आपको होगा, है ना जी। हाँ जी सर, चलिए कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द फॉरेन मार्केट रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल आर हाईएस्ट। एक बात बताइए, जहां मार्केट रिस्क भी ज्यादा हो और प्रॉफिट का पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा हो, तो वो कौन सा मोड है, किस रास्ते के थ्रू हम अगर फॉरेन में बिजनेस करें जिसकी वजह से ये सारा काम हो जाए। तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग करेंगे तो ज्यादा है, नहीं सर ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनडायरेक्ट करेंगे तो भाई प्रॉफिट भी तो कम ही होगा। ज्वाइंट वेंचर में दोनों को प्रॉफिट होगा, तो ये भी बात नहीं। फिर डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, सर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको अपने देश से फायदा हो रहा है, वहां से हो या ना हो बहुत ज्यादा हम प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। लेकिन अगर हमने फॉरेन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रखा है भाई साहब, पैसा डायरेक्टली लगा रखे हैं, तो भाई साहब डूबने का भी चांस ज्यादा है, और अगर चल गया तो प्रॉफिट भी ज्यादा आने का चांस है। तो आंसर इज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आंसर इज 3rd। चलिए अब चले 7 नंबर क्वेश्चन में पढ़े। आइए क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, ये देखते हैं। कह रहा है द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड वाइडली यूज्ड, एक मिनट में ऊपर कर दो, वाइडली यूज्ड कंट्री रिस्क रेटिंग्स इन द इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क आर गिवन बाय द फॉलोइंग। अब देखिए ये ना, ये हर कंट्री में ना
रेटिंग्स मिलते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस रिस्क के कुछ रेटिंग्स मिलते हैं, वो रेटिंग का नाम दिया हुआ है और उस रेटिंग में बताना है कि कौन सा जो है वो सही रेटिंग्स वाला है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सर बेरी एक रिस्क इंटेलिजेंस का इंडेक्स है, बिल्कुल सही। उसके बाद फिर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट इंडेक्सेस, ये भी है। और उसके बाद सी नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, ये तो नहीं लग रहा मुझे। और इंडिया के लिए क्या सर इंटरनेशनल लेवल पर, ये नहीं। फिर पीआरएस ग्रुप इंटरनेशनल कंट्री रिस्क, यानी कि ए बी और ई, आपका आंसर हो जाएगा क्या सेकंड। ये देखिएगा सेकंड है ना, हाँ जी सर। अब देखिए इसके बारे में डिटेल कुछ दिया हुआ है, वो आप इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेरी क्या बोल रहा है, प्राइवेट सोर्स कॉम्प्रिहेंसिव रेटिंग से एनालाइज करता है फोरकास्ट 140 कंट्रीज में, है ना। कब आया था, 1966 में आया था। उसी तरह से ईआईयू का 203 कंट्रीज में कवर करता है, व्यू पॉइंट प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक कंडीशंस पे, है ना, की इंडस्ट्री सेक्टर्स पे, सप्लाई डिमांड मेजर कम्युनिटीज पे देखता है। पीआरएस इंटरनेशनल कंट्री क्या है, रिस्क गाइड है, मोस्ट ऑथोरिटेटिव है, क्वांटिटेटिव बेस्ड है, जियोपॉलिटिकल रिस्क एवल्यूशन देखता है ना, और प्रोवाइड्स मंथली पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और क्या कंपोजिट रिस्क एवल्यूशन करता है। 141 डेवलप्ड इमर्जिंग फ्रंटियर है, ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स भी अवेलेबल हैं। तो ये आप देख लीजिएगा बेसिक चीजें। चलिए अब जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो ध्यान में देखिएगा। सबसे पहले बोला कि हक्सर ऑल इन थ्योरी फैक्टर एंडोमेंट सजेस्ट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। देखिए हक्सर ऑल इन थ्योरी जो था वो मॉडर्न थ्योरी का पार्ट था, आपको याद होगा इंटरनेशनल थ्योरी में जब हम पढ़े थे तो ये मॉडर्न थ्योरी का पार्ट आ गया था। इसको फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हैं ना, हाँ जी सर। तो ये पहली बार इन्होंने लैंड और लेबर और कैपिटल दोनों इंटेंसिव की बात करी थी। तो ये देखिए, तो इसकी तो होगी बात, लैंड लेबर रिलेशनशिप और लेबर कैपिटल रिलेशनशिप की बात करी, और किसकी बात नहीं करी, और क्या बात इन्होंने नहीं करी है, तो एक टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज की बात इन्होंने नहीं करी है। प्रोडक्शन मार्केटिंग रिलेशनशिप की बात यहाँ नहीं है, मार्केटिंग कैपिटल रिलेशनशिप की यहाँ बात नहीं, ये दोनों तो बात नहीं है, यानी कि ए और सी यहाँ नहीं है। तो ए और सी किसमें ए इसमें भी है, सी है, आंसर ये हो जाएगा बी डी, है ना। देखिए आंसर क्या हो गया, बी डी। चलिए अब आ जाइए जी आपका 9 में क्या कह रहा है, देखिएगा 9 में कह रहा है मैच द लिस्ट वन विद द आइटम 2 रिलेटिंग टू द डब्ल्यूटीओ इम्पैक्ट। क्या पढ़ रहा है, देखिएगा सबसे पहले नामा नॉन एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चर गुड्स, ये हाँ नॉन एग्रीकल्चरल मैन्युफैक्चर ये गुड्स होता है, ठीक है। तो ये नामा किस में आ जाएगा सर, नामा आ जाएगा आपका, देखिएगा हाँ गुड्स एंड सर्विसेज, ये देखिए है ना। एक मिनट सॉरी नामा नॉन एग्रीकल्चरल है ना, ये तो लिबरलाइजेशन कहां से आ गया, ये टेक्सटाइल एग्रीकल्चर को छोड़कर, तो इंडस्ट्रियल गुड्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, फिश, ये मैन्युफैक्चरिंग। फिर गेट्स है जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड्स, है ना। तो ये किस में आ जाएगा जी, ये आ जाएगा ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ये आ जाएगा गेट्स, है ना। जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड एंड सर्विस, ये है ना, हाँ सर। चलिए उसके बाद है प्रिम्स इंटेलेक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेजर्स कहां है, देखिएगा जी, ये देखिए 1 में आ गया, और ट्रिप्स हो गया क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो बात बन गई, ए का 2 बी का 3rd, आ जाइए 3rd नंबर आंसर आपका, ये देखिए, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चले, क्वेश्चन नंबर 10 पे चले। चलिए कह रहा अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंक्लूडिंग एन एक्सपोर्ट आइडियल। अब ये बोल रहा है क्या कि एक्सपोर्ट के प्रोसीजर्स को आप भाई साहब आपको क्या करना है, पहचानना है। तो एक्सपोर्ट का प्रोसीजर कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई नेगोशिएट विद द इंपोर्टर, ये बात सही है, ठीक है जी। तो सबसे पहले सी, तो आगे एक ही बार में आंसर सी ए डी ई बी, तो सी ए क्या है, इसके बाद कंफर्म करेंगे एक्सपोर्ट डील, फिर क्या डी रिसीव करेंगे एक्सपोर्ट ऑर्डर से, फिर क्या ई फिर मतलब एग्जामिन करेंगे थोरोली एंड आस्क फॉर अमेंडमेंट, और उसके बाद रिसीव कर लेंगे क्या, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो आंसर इज 2, है ना, ये देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड बैंक रिगार्डिंग इट्स लैंडिंग ऑपरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में बताइए क्या कौन सा कह रहा है प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रीपेमेंट प्रोस्पेक्ट्स, हाँ ये बात भी सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, सबसे पहले पूछा कि वर्ल्ड बैंक के लैंडिंग ऑपरेशन में कौन सा गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है। तो कह रहा है पहला प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स, हाँ ये तो है, असेसमेंट करता है। कह रहा है लैंडिंग शुड बी ओनली इन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट व्हिच आर इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली साउंड एंड ऑफ ए हाई प्रायोरिटी नेचर, ये भी सही बात है। द लैंडिंग शुड बी एनेबल अ कंट्री टू मीट फॉरेन एक्सचेंज कंटेंट इन द प्रोजेक्ट कोस्ट, ये भी बात सही है। क्या द बैंक डज नॉट एक्सपेक्ट बोरोइंग कंट्री टू स्पेंड द लोन इन अ पर्टिकुलर कंट्री, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये तो गलत बात बोल दिया, ये चाहता है,
ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा जी 4। चलिए कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर, इसके लिए तो सब सर स्विफ्ट आता है, बाकी सब तो इंडिया का है, तो आंसर 4। चलिए कह रहा है विच इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ इनोवेशन, गेराल्ड जी टेलिस के अनुसार, एक बिजनेस फर्म में गेराल्ड जी टेलिस के अनुसार क्या इंपॉर्टेंट ड्राइवर है इनोवेशन के लिए, तो सर ये है कल्चर, आंसर इज 4। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो अब क्या आगे आगे चले 14 में। चलिए सर कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्ट्रेन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को क्या क्या जो रिस्ट्रेन करता है, तो बात ध्यान में देखें, क्या इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिस्ट्रेन करता है, नहीं सर ये तो गलत बात है, ये नहीं करता है, तो आप ए काट दीजिए पहले ए जिसमें, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिए सी और डी दोनों में, बी और ई देख लीजिए। नेशनलिज्म, हाँ नेशनलिज्म आपको रिस्ट्रेन करता है कि अगर आपने बोला भाई मेरा मेरा नेशन का चीज मेरे देश में रहेगा, उसके बाद कहीं नहीं जाएगा, तो ये नेशनलिज्म ना आपको रोकता है, तो आंसर हो जाएगा बी सी डी। ई क्या है, मूव टुवर्ड्स फ्री मार्केट सिस्टम, अगर आप फ्री मार्केट सिस्टम के लिए जा रहे हैं तो फिर काहे के लिए आपको ग्लोबलाइजेशन से रोकेगा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये हुआ ना जी कि ग्लोबली हम मार्केट आप क्या कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं, और वही तो ई नंबर ऑप्शन बोल रहा है कि भाई मूव टुवर्ड्स फ्री मार्केटिंग सिस्टम, फ्री मार्केट सिस्टम की ओर बढ़ना है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो इसीलिए नेशनलाइजेशन, जब आप बोलते हैं ना अपना प्रोडक्ट, अपने देश का प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो वो वाला बात यहाँ आ गया, तब आपको क्या करेगा, ग्लोबलाइजेशन से रोकेगा। इमर्जिंग ट्रेड बैरियर्स, अगर आप ट्रेड बैरियर्स लगा दिए तो भी रोकेगा, और रेगुलेटरी कंट्रोल लगा दिए तो भी रोकेगा। तो आंसर 14 का हो गया जी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 नंबर क्या बोल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिफाइनिंग बिजनेस। अब देखिए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डिफाइनिंग बिजनेस, बिजनेस को डिफाइन करने के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका डीलर होगा क्या सर, डीलर अभी कहां सर, पहले तो बिजनेस बना तो ले, ये तो नहीं होगा, ए पहले हटा दीजिए, देखिए ए किसमें सर, ए हट गया, चलिए ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट, हाँ सर बी भी है, किसमें, बी तीनों में है, उसको छोड़ दीजिए। फिर मार्केट, क्या सर मार्केट है, हाँ सर बिल्कुल, प्रोडक्ट बनेगा मार्केट में तो बिकेगा। फिर क्या कॉम्पिटिटर, सर कॉम्पिटिटर से अभी क्या मतलब है, अब इसको हटाते हैं, डी हटा दीजिए और फिर डी हटा दीजिए, तो आंसर बी सी ई का जरूरत भी न पड़ा। ई वैसे था फंक्शंस, फंक्शंस भी काम का चीज है कि प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट रहेगा तो मार्केट में बेचेंगे, और उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे वो तो बात करना ही है। तो ये मेन क्या था, एसेंशियल एलिमेंट था किसी भी बिजनेस का, तो आपका आंसर हो गया 1, है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी हैज लॉस्ट इट्स शीन कंसीक्वेंट टू इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी लॉ इन इंडिया। तो जीएसटी लॉ की वजह से फिस्कल पॉलिसी, ये वाला जो काम था वो बंद हो गया, ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एपीआरजी फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू, इसको बोलते हैं एथनोसेंट्रिक, पॉलीसेंट्रिक, रीजियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक, आंसर हो जाएगा सेकंड, ये वाला हो गया। तो आंसर क्या हो गया जी, सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में चले, हाँ जी सर क्वेश्चन नंबर 18 में मैच करते हैं, आइए देखिए स्टेफन लेंडर, एक मिनट, एडम्स, मैं नीचे से देखता हूं, ठीक है। एडम स्मिथ दिया था जी ये एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, हक्सर ओलिन फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, ठीक है। रेमंड वर्नन, ये स्टेफन लेंडर दिया था कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी, और रेमंड वर्नर दिया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। तो ए का टू कौन सा है जी, ए का 2 ये है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ये देखिए हो गया ना सेकंड। बात समझ में आई, तो आपको याद करना होगा, ये तो इंटरनेशनल बिजनेस वाला में थ्योरी में पूछा ही जाता है, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये बात ध्यान रखिएगा, क्या रहा है साइज ऑफ द मार्केट, ठीक है। चलिए इसमें अभी समझ में नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए। डेमोग्राफिक मार्केट छोड़ दीजिए। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, हाँ सर ये तो पता है सर, ये किसकी बात कर रहा है सर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात करता है। ये बात सही है कि बात गलत है सर, बिल्कुल सही है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस में पहला चीज समझ में नहीं आएगा, मैं ये आपकी तरह सोच के बता रहा हूँ, ठीक है, मैं तो तुरंत बता दूं, लेकिन मैं आपको समझ में, इसलिए साइज ऑफ द मार्केट समझ में नहीं आ रहा है, क्या है, माइक्रो है, मैक्रो है, तो मतलब सोचने में टाइम लग रहा है, तो आगे बढ़ो, देखो क्वेश्चन में थर्ड में क्या है, थर्ड में फोर्थ में क्या है, देख लो, अगर कोई भी एक पकड़ा गया तो उससे आंसर बन जाएगा। चलिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यानी सी का 2। अब देखिए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, तो भाई साहब मल्टीनेशनल की बात करें तो मल्टीनेशनल कहां हो जाएगा, ग्लोबल में हो जाएगा। आप देखिए सी का 2, डी का 1 कहां है,
सी का 2 डी का 1 यानी कि 4, ए का 3, बी का 4 देखने का जरूरत भी नहीं पड़ा। अगर अभी मान लो कि अगर इसमें नहीं होता तब हम देखते कि साइज ऑफ द मार्केट किसका है। तो साइज ऑफ द मार्केट, अगर हम मार्केट की साइज की बात करें तो ये मैक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट है, तो यानी कि ये 3rd हो गया। और डेमोग्राफिक की बात करें तो ये नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का यानी कि 4 हो गया। तो आंसर इज 4। बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कौन सा पार्ट नहीं है सर? आईएमएफ पार्ट थोड़ी है इसका सर। इसके जो पार्ट है वो कौन कौन है? एक मिनट, इसके जो पार्ट है वो कौन कौन है सर? आईडी हो गया, आईएफसी हो गया, मिगा हो गया, आईसीएसआईडी हो गया और आईसीएसआईडी और एक आईएफसी हो गया, है ना। एक आईडीए हो गया, आईएफसी हो गया, मिगा हो गया, आईसीएसआईडी, है ना, आईसीएसआईडी, ये एक और ये हो गया, है ना जी। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये आपका आईएमएफ, है ना। चलिए एक है आईबीआरडी, ये छूट गया था, आईबीआरडी, ठीक है। अब हो गया 5, 1 2 3 4 और 1 5, है ना जी। यही 5 है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चले। बिल्कुल चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 21 कैसे नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देखिए सर, कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 1 इज लेवल असर्शन और रीजन दिया हुआ है। आपको नीचे दिया बोला है कि असर्शन रीजन का मतलब बताइए। कह रहा है एन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इज डिफरेंट फ्रॉम द फ्री ट्रेड जोन एज इट प्रमोट्स यूनिट प्राइमरली डिवोट्स टू एक्सपोर्ट। बिल्कुल सही, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन आपका फ्री ट्रेड जोन से बिल्कुल अलग है। जो बोला क्या, वो क्या प्रमोट करता है? प्राइमरली डिवोट टू एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग में। बिल्कुल सही। कह रहा है गुड्स इंपोर्टेड टू अ फ्री ट्रेड जोन मे बी री-एक्सपोर्टेड विदाउट एनी प्रोसेसिंग इन द सेम फॉर्म, बट गुड एक्सपोर्ट बाय यूनिट्स इन ईपीजेड are expected to have undergone same value addition by the manufacturing। ये भी सही बात बोल रहा है, ये इसी का जो है और असर रीजन को भी आपको क्या कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा 1, ए आर करेक्ट और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर thinly willed disguises that essentially restrict import। देखिए ये पांचों के पांचों है ना इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करता है, लेकिन ये 5 ऑप्शंस दिए हैं, ये पांचों के पांचों इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने वाले ऑप्शन है, लेकिन बोला थिनली विंड, मतलब बहुत पतली, बहुत छोटी रीजन की वजह से कौन कौन सा जो है वो क्या करता है सर? बहुत छोटी रीजन की वजह से आपका रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो क्या रीजन है छोटा छोटा? आइए देखें, वो चीज देखें। हाँ जी सर, तो सबसे पहले वॉलंटरी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। नहीं सर, वॉलंटरी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की वजह तो भाई साहब अच्छा खासा लग जाता है। तो ये तो बड़ा आपका हो गया, थिनली नहीं हो गया। कह रहा लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स तो हाँ ये छोटा हो गया। देखो कैसे बोल रहा है, सिर्फ लेबल नहीं रहा ना बढ़िया, तो उसकी वजह से आपका क्या होगा? बिजनेस रुक जाएगा। तो ये एक तो ऑप्शन बी हो गया। तो ए पहले ए वाला हटा दीजिए, ए वाला गया, और बी वाला रखिए, तो बी ई ये सब दोनों में, तो सी भी ये भी हट गया। मतलब बी सही था, मैंने बोला बी सही है और ए गलत है, तो एक गलत वाला को दोनों को निकाल दिया और बी वाला को रख लिया, क्योंकि बी ही सही है। तो फिर ये इसमें बी था नहीं, तो मैंने इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। अब बी सी डी और बी डी, तो बी डी दोनों कॉमन मैंने सी और ई में देख लेते हैं। सी और ई में कॉमन, सॉरी सी और ई में कौन सही होगा? तो सी इंपोर्ट टैरिफ कोटा। भाई साहब इंपोर्ट टैरिफ कोटा तो भाई साहब लगाता ही है गवर्नमेंट, जब टैरिफ कोटा लगाती है तो ये बड़े लेवल पे हो गया। थीन मतलब बहुत पतली सी, बहुत छोटा, जेन्युइन, बिना जेन्युइन रीजन का भी आपका अगर कोई सामान रुक गया ना तो उसकी बात कर रहा है। तो ये तो गलत हो गया, सी वाला नहीं होगा। ये तो आंसर क्या हो जाएगा? बी डी और ई। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन समझ में आया सर? ये बोला बहुत सी थीन लाइन से एसेंशियली इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करता है। मतलब देखो अब क्या है ना, आप जब भी कोई दूसरे कंट्री से सामान अपने कंट्री में मंगाते हो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। ये बात तो सही है। हाँ जी सर, तो जब इंपोर्ट करते हो ना तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाती है ना जी इंपोर्ट पे। हाँ सर लगाती है। तो इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो एक तो हो गया बड़ा लेवल पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, जैसे इंपोर्ट बैरियर लगा दिया और भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, है ना। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है जो बोलते हैं ना कि सामान मंगवाने का मन नहीं है तो थोड़ा बहुत बहाना लगा देते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो पतली सी रेखा है, थीन लाइन से जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, और वही थीन लाइन बोला है। ऐसे तो पांचों का पांचों है जो इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्ट लगाता है, लेकिन जो थीन लाइन से लगाता है वो बी डी और ई है। चलिए अब इसको देखते हैं। which is an instance of non conventional dumping। देखिए कन्वेंशनल डंपिंग पहले क्या होता है सर? कन्वेंशनल डंपिंग बोलते हैं नॉर्मली डंपिंग को, है ना। तो नॉन कन्वेंशनल क्या हो गया? रिवर्स डंपिंग को। तो रिवर्स डंपिंग आंसर 3rd हो गया। अभी इसके बारे में हम लोग लास्ट में हम देखेंगे कि ये चारों क्या क्या चीज है। आइए 3rd नंबर आंसर हो गया। क्या रहा है?
अब आ जाइए जी, अब आ जाइए मैच द फॉलोइंग में क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो ये सब क्या सर, ये सब इकोनॉमिक पॉलिसी है, तो ये का 4 हो गया। सोशल एब्लिगेशंस, सोशल एब्लिगेशंस क्या हो जाता है, टुवर्ड्स सेवरल स्टेक होल्डर्स, तो ये सोशल रिस्पांसिबिलिटीज है। फिर कंज्यूमर, शेयर होल्डर, सप्लायर एंड क्रेडिटर्स, सर ये क्या हो गया, तो ये स्टेक होल्डर्स या इंटरेस्ट ग्रुप के लिए। मोरल प्रिंसिपल जो उसको बोलते हैं क्या, बिजनेस एथिक्स, तो आ जाइए, तो ए का 4 पहले में ये आंसर निकल गया था, यानी कि 4 नंबर। आ जाइए आंसर क्या हो गया, 4 नंबर। चलिए ये देखिए, ये आपके इंस्टीट्यूशन नेम दिए हुए हैं और ये इसके हेडक्वार्टर दिए हुए हैं। आईएमएफ, आईएमएफ कहाँ है सर, डब्ल्यूटीओ आई थिंक वॉशिंगटन है, यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स में है, ठीक है। आईएमएफ, आईएमएफ आपका जेनेवा में है और एफओ रोम में है, तो ये आंसर हो गया आपका क्या, ए का 2, ए का सॉरी ए का 3 है ना। 25, एक मिनट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक का, ओ थोड़ी सी गलती हो गई, आई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो डब्ल्यूटीओ जेनेवा में और आईएमएफ जो है ये वाशिंगटन में है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ए का 2, बी का 3, अब आ जाएगा आंसर, ए का 2, बी का 3, यानी कि पहला आंसर है ना जी। चलिए उसके बाद क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज डिस्क्राइब द एफडीआई फ्लो इन इकोसिस्टम। अब एफडीआई फ्लो इकोसिस्टम में क्या है, कौन थ्योरी की बात करता है, उसकी यहाँ चर्चा की गई है और उसने बताया कौन सा थ्योरी ऐसा है जो एफडीआई फ्लोज की बात करता है। देखिए सबसे पहला है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, है ना, तो ये यही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी है जो बात करता है किसकी, एफडीआई फ्लोज की। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, accurately explains the what happened products like photocopiers and number of other technology products developed in the United States। इतना globalization and subsequent integration, ठीक है, theory ethnocentric dispersed globally, तो globally जा रहा है मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात भी ये कर रहा है। ये देखिए यूएसए, जर्मनी और चाइना में, है ना, क्या बोल रहा है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन की बात जब ये कर रहा है तो कौन सा थ्योरी होगा, यही होगा। चलिए अब आ जाए, हाँ क्वेश्चन नंबर 27, देखिए मैच करने बोल रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए। आइए लिस्ट 1 एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कौन दिया सर, एडम स्मिथ दिया होगा। फैक्टर एंडोमेंट हक्सर हॉलिन दिए, फिर कंपैरेटिव एडवांटेज डेविड रिकार्डो, और फैक्टर इंटेंसिटी ये दिए मिन्हास लियोन्टिफ, ठीक है जी। तो ए का थर्ड, बी का कौन सर, बी का 4 और डी का 1, ए का 3, बी का 4, डी का 1, ये देखिए आंसर हो गया सेकंड नंबर। चलिए ये हो गया। अब क्या है ये ध्यान दीजिए, कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नेगोशिएशंस डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। ये बात मेरे को बताइए, बोला डब्ल्यूटीओ के में कुछ ना कुछ राउंड्स हुए हैं, ये भी मैंने क्लास में बता रखा है आपको, कुछ ना कुछ राउंड्स हुए, बहुत सारे राउंड हुए, 9-10 राउंड शायद हुआ है, और उसमें से ये राउंड दिए गए 5 राउंड, और इस राउंड को बताना है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। रिवर्स मतलब अगर कोई चीज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बोलता है तो पहले सबसे पहले जो आया फिर उसके बाद बोलते, लेकिन रिवर्स बोल दिया तो मतलब सबसे लास्ट जो आया है वही सबसे पहले यहाँ लिखने की बात करिए। आइए देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा है कि कौन कौन सा ये तो देखिए सबसे पहले कौन सा आया था सर, जेनेवा, फिर आया था एनएकेसी, है ना, फिर आया था टोरक्वे, फिर जेनेवा, फिर डिलन राउंड, किन्ने राउंड, टोक्यो राउंड, उर्गी राउंड और दोहा, है ना। तो अब ये ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, दोहा राउंड, यानी कि दोहा राउंड किसमें, डी, तो डी 2 गो में है, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या, दूसरा में है उरुगे राउंड, ठीक है, उरुगे राउंड है कहीं, हाँ सर, डी के बाद ए, आइए ऑप्शन बन गया सेकंड नंबर, है ना, DAECB, ये देखिए, है ना। चलिए जी, तो इसको याद कर लीजिएगा एक बारी। अब चलते हैं कौन, थोड़ा सा देखें, नहीं तो पता चला क्वेश्चंस भी नहीं दिख रहा है, हाँ जी सर। चलिए अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेड रिलेटेड एंट्री मोड इन इंटरनेशनल मार्केट। ये देखिए ये थोड़ा ना मतलब क्वेश्चंस एनटीए ने इसका आंसर दिया मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, बट मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, इसमें चारों में से एक भी नहीं है। देखिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो हो जाता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एंड FDI, तो ये तो भाई साहब हो गया इन्वेस्टमेंट मोड। फिर ट्रेड रिलेटेड मोड में आपका एक्सपोर्ट आता है, काउंटर ट्रेड आता है, बार्टर, ऑफसेट और बायबैक आता है, तो ट्रेड रिलेटेड मोड में तो आ नहीं रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल मोड में लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजी, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, टर्न प्रोजेक्ट्स, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल मोड का पार्ट है। पता नहीं इन्होंने ट्रेड एंट्री में कैसे लिख दिया, अब इन्होंने लिखा है तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आप लाइसेंसिंग की बात करो तो ये भी क्या है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल मोड है,
हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना इंटरनेशनल लाइसेंसिंग में, अपना लाइसेंस किसी और को देना दूसरे देश में, लीजिंग भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, और पोर्टफोलियो तो भाई साहब आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है, तो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, वही है, मैनेजमेंट भी तो हम कॉन्ट्रैक्ट से करते हैं दो कंट्रीज के बीच में, तो ये भी तो कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट लिख के बता दे रहा है ट्रेड रिलेटेड मोड, बताओ तो कॉन्ट्रेक्चुअल में ही ना होगा ये मोड, लेकिन फिर भी अब नेट ने एनटीए ने दिया है तो इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना, हालांकि ये गलत आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, सिक्वेंशियली अरेंज द फॉलोइंग थीम्स रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन, है ना, ऑफ इंडियन बिजनेस सिंस इंडिपेंडेंस। अब देखिए बोर्ड बिजनेस जब से शुरू हुआ है ना, तब से इसको क्या करिए सर, तब से इसको सीक्वेंस में बताइए कि इंडियन बिजनेस का जो ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन में आगे बढ़ा, वो कैसे बढ़ा, उसका क्या सीक्वेंस था। तो सबसे पहले क्या किया, एफडीआई वेरियस सेक्टर से ओपन, नहीं ये तो बात की बात है, पार्शियल ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी टू एक्सटर्नल ट्रेड, ये भी बात की बात है, गवर्नमेंट लेड इन्वेस्टमेंट इन लार्ज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स इन स्टील केमिकल एंड पावर, हाँ ये किया, सबसे पहले काम गवर्नमेंट क्या करना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट लार्ज सेक्टर में लेना और देना शुरू किया, तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया सी। उसके बाद क्या, इंडियन बिजनेस बिकेम द कॉम्पिटिटिव एंड स्टार्टेड टू रीप रिवॉर्ड्स, ये अभी नहीं, ये बात की बात है। उसके बाद गवर्नमेंट के बाद क्या, इंक्रीज गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इंडस्ट्री विद द सस्टेन फोकस ऑफ इंपोर्ट, हाँ ये, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया इन्वॉल्वमेंट इंडस्ट्री में, ये भी बात हो गया। सी के बाद ई, देखिए सी के बाद ई कहाँ है सर, सी के बाद ई 2 में है, फिर बी भी उसके बाद बी है, तो बी को तो अभी छोड़ दीजिए, पढ़िए मत, फिर उसका डी ए या ए डी, है ना, ये देखना है, तो फिर डी और ए में देख लीजिए या ए और डी में देख लीजिए, है ना, तो सबसे पहले ए ही है तो ए को देख लेते हैं क्या बोल रहा है। उसके बाद बी में पहले पढ़ लीजिए, पार्टिशनली ओपनिंग इकोनॉमिक टू द एक्सटर्नल ट्रेड एंड डी लाइसेंसिंग ऑफ सम की सेक्टर्स, हाँ बिल्कुल सही, सब कुछ सेक्टर्स को डी लाइसेंसिंग करना भी जरूरी था, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का रूल था, तो वो कंपनी जो है या फिर वो सेक्टर्स चल नहीं पा रहे थे अच्छे से, तो ये काम हो गया। फिर बोला एफडीआई इन वेरियस सेक्टर ओपनड अलोंग विद द स्लैशिंग ऑफ कस्टम ड्यूटीज, हाँ डी लाइसेंसिंग करने के बाद वेरियस सेक्टर को ओपन कर दिया गया, यानी कि ए आंसर हो जाएगा, तो सी ई बी ए और डी ये हो जाएगा थर्ड नंबर, है ना जी, हाँ जी थर्ड नंबर है। उसके बाद है रेड्रेसल मैकेनिज्म ऑफ फॉर कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर द सेक्शन 9 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनविजिज, ये क्या है सर, 3 टियर सिस्टम होता है ना, 1 टियर 2 टियर और 3 टियर, अब देखिए 3 टियर सिस्टम आंसर। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर स्पेंडिंग द थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी, अरे ये तो आपका मॉनेटरी पॉलिसी है भाई साहब, आंसर होगा। क्या कह रहा है आप देखिएगा, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री फॉरेन मार्केट रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल इज हाईएस्ट, ये तो क्वेश्चन डबल आ गया आई थिंक, है ना, बट दोबारा आया, लेकिन दोनों में अलग अंतर है। देखिए एक बोला डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, सर एक्सपोर्ट करेंगे तो मेरा उतना ज्यादा मेरा क्या रिस्क और प्रॉफिट नहीं है, क्यों, क्योंकि सर एक्सपोर्टिंग में हम क्या करते हैं, हम अपने देश में जो सामान बिक रहा होता है वही सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर बेच देते हैं बस, तो इसमें ज्यादा मेरा लॉस या फिर बहुत ज्यादा रिस्क या बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। ज्वाइंट वेंचर में भी दोनों का प्रॉफिट दोनों का लॉस होता है, तो मेरा नहीं। इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग है तो एक्सपोर्टिंग ही है ना, इनडायरेक्ट करें या डायरेक्ट करें तो उसमें भी नहीं, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये बहुत बड़ा है चीज है, कि अगर आप फॉरेन पे जाके खुद ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो भाई साहब अगर चल गया तो भाई बल्ले बल्ले, यानी कि प्रॉफिट ज्यादा, और नहीं चला तो रिस्क भी सबसे ज्यादा इसी में है। क्वेश्चन नंबर 33 डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलें। हाँ कह रहा है विच वन इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का फंक्शन कौन कौन सा नहीं है। क्या है, टू फैसिलिटेट द इंप्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, बिल्कुल यही काम तो है डब्ल्यूटीओ का, कि इंप्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेशन और ऑपरेशन देखना है जो भी ट्रेड के एग्रीमेंट्स हुए उसको। टू सेटल द डिफरेंसेस डिस्प्यूट अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज, बिल्कुल सेटल भी करना है, क्या डिफरेंसेस और डिस्प्यूट अगर हो रहा है तो ये भी काम किसका, डब्ल्यूटीओ का है। टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ इंटरनेशनल ट्रेड, नहीं सर ये तो आईएमएफ का काम है ना, आईएमएफ जो काम करती है एक्सपेंशन और बैलेंस ग्रोथ का काम करती है, तो ये तो गलत है, इसका ये थर्ड नंबर ही गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर। और देख लीजिए 4 में पीरियोडिक रिव्यूज करने का काम डब्ल्यूटीओ का है, तो आंसर इज थर्ड नंबर, है ना जी, हाँ जी सर। अब आ जाइए कौन, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है ये ध्यान से देखिएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या सर आपका हो जाएगा वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जब ट्रेड की बात करें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, करंट अकाउंट में यूनिलैटरल ट्रांसफर्स गुड्स सर्विसेज की हो जाता है ये ना, हाँ जी सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया सर, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया ये आपका कि कितना ट्रांजैक्शन है कंट्री रेसिडेंस में, है ना, यही होगा, हाँ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंट्री रेसिडेंट्स, तो ये हो गया। कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा कि फाइनेंशियल एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी है, तो ए का 4
ठीक है, 2 में 4 है। चलिए बी का 1, तो आ गया आपका आंसर 1, है ना, आंसर इज 1। बात समझ में आई? हाँ जी सर। चलिए ब्रिटेन वुड्स रेजोल्यूशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, अरे ब्रिटेन वुड्स हुआ था आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लिए, आंसर। चलिए द मोड ऑफ ज्वाइंट वेंचरिंग इन द इंटरनेशनल बिजनेस दैट अलाउ अ कंपनी टू कंडक्ट बिजनेस इन अनदर कंट्री हुज लॉ डिस्करेज फॉरेन ओनरशिप इज नॉन लाइसेंसिंग। देखिए लाइसेंसिंग तब मिलता है कि भाई साहब जब आपका बिजनेस ज्यादा चल रहा है, सामने वाला का नहीं चल रहा है ना। लाइसेंस क्यों लेंगे हम? जैसे हम डोमिनोज का पिज्जा, अगर मेरे इंडिया में अच्छे पिज्जा बन रहे होंगे तो डोमिनोज का पिज्जा क्यों चलता है यहाँ पे? तो उसका लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजी हमको लेना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है कि वैसा ज्वाइंट वेंचरिंग इंटरनेशनल बिजनेस जो कि कंपनी को अलाउ करता है बिजनेस करने के लिए अनदर कंट्री में, लेकिन जिसके लॉ डिस्करेज करते हैं फॉरेन ओनरशिप को, तो उसको बोलते हैं क्या? लॉ, आपका लाइसेंसिंग। ठीक है जी, हाँ जी सर, 2 आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, द रिसोर्स सीकिंग एफडीआई मूव्स टू अ कंट्री वेयर, बोल रहा है कोई भी एक रिसोर्स सीकिंग एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस कंट्री में मूव करेगा? जहां पर कैपिटा इनकम और साइज ज्यादा होगा? नहीं सर, पर कैपिटा इनकम होगा तो वहां काहे के लिए जाएगा? ये बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर बोल रहा है टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल टू इंप्रूव, जब टेक्नोलॉजी भी होगा तो ये क्यों जाएगा? तो ये भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत। तीसरा क्या बोल रहा है? रॉ मटेरियल एंड मैन पावर इन अबंडेंस, हाँ यहां जाएगा लोग, एफडीआई यहां लगाएगा, क्योंकि जहां रॉ मटेरियल ज्यादा है और मैन पावर भी अबंडेंट मात्रा में, तो यहां पे तो भाई बिजनेस धांसू चलेगा, तो इसीलिए आपका आंसर हो गया 3rd। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है देखते हैं। कह रहा था टर्म करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड एज अ ट्रांजैक्शन अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विदाउट प्रिजुडिस द जनरल ऑफ द फॉरगोइंग सच ट्रांजैक्शन इंक्लूड। अब कौन कौन सा ट्रांजैक्शन जो है वो आपका करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस में आता है, उसकी बात इन्होंने करी है। तो सबसे पहले ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या बात कर रहे हो सर? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई का पार्ट हो गया, तो करंट में थोड़ी कैपिटल में जाएगा, ये तो नहीं होगा। ए गया तो ए वाले हटा दें, ए वाले हट गए। अब बी सी और डी, ये तीनों देखता तो पहले डी ही देख लो कि डी है या नहीं है। अगर डी नहीं होगा तो बी और सी आंसर हो जाएगा। कह रहा बोरोइंग और लैंडिंग इन अ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडियन रुपीज, तो नहीं सर ये भी नहीं होगा, ये भी आपका किसका काम है? एफडीआई का काम है, यानी कि कैपिटल अकाउंट का काम है, तो आंसर बी एंड सी हो गया। इसको पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, हालांकि मैं एक बार पढ़ देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। कह रहा पेमेंट ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन लोन नेट इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, तो ये काम है इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह काम किसका? करंट अकाउंट का है। रेमिटेंस ऑफ लिविंग एक्सपेंसेस पेरेंट्स स्पाउस और चिल्ड्रन, अगर आप रेमिटेंस आपको मिल रहा है पेरेंट्स का, स्पाउस का, चिल्ड्रन का, तो ये भी किसका काम है? सर करंट अकाउंट का काम है। देख लीजिए बीओपी में है करंट और कैपिटल, एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, इकोनॉमिक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ये काम किसका है? सर करंट अकाउंट का, और यही बी और सी बता रहा है। आपका आंसर इज 3rd। चलिए नेक्स्ट है 40 नंबर। 40 नंबर ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 1944 में गेट एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1974 में, मल्टीफाइबर एग्रीमेंट 1948 में, और डब्ल्यूटीओ रिप्लेस किया गया 1995 में। तो ए का 3rd है ना, ए का 3rd, बी का 2, ए का 3rd, बी का 1 है। एक मिनट, हाँ सॉरी, सही है, ये बी का 1 और ये हो गया 1974 को, ठीक है जी। और आपका ये डी का 4 देख, एक मिनट, हाँ एक का 3rd ठीक तो है यार, डी का 4, ये हो गया आंसर। चलिए आंसर क्या हो गया? 3rd नंबर। चलिए अब चले नेक्स्ट। कह रहा मैच द फॉलोइंग आइटम्स इन द लिस्ट 1 एंड आइटम लिस्ट 2, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड बिलो। अब ये देखिए क्या है? राइवल्स फॉर्म्स, टेक्नोलॉजी इंप्रूव, टेक्नोलॉजी इंप्रूव क्वालिटी एंड एथिक्स इन बिजनेस। अब इसमें थोड़ा पहचानने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है, तो एथिक्स इन बिजनेस सर इसको क्या बोलेंगे? सर डी का 2 नहीं होगा, सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहा है, ये बताइए तो आप मुझे, ये बात कर रहा है कि नहीं? हाँ जी सर। अब मुझे बताइए कि डी का 2 एक बार चेक कर लें कहीं है? हाँ सर डी का 2 एक में है, एक ही में है, तो आंसर ऐसे ही निकल गया, लेकिन फिर भी हम आपको चेक करके बताते हैं। राइवलरी फॉर्म्स कहने का क्या मतलब हुआ कि जो फॉर्म है वो ग्लोबल, हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो जब इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ रहे हैं तो फॉर्म जो हम बनाएंगे वो भी तो इंटरनेशनल लेवल पे होंगे, तो इसीलिए इसको क्या बोलेगा? ग्लोबल एनवायरनमेंट। एक मिनट, हाँ ठीक है बिल्कुल सही, तो ये नहीं होगा। एक मिनट, ये क्यों मैं लिख दिया यार? हाँ तो ए का 4 है ना,
और चलिए अब नेक्स्ट चले। हाँ जी सर, ए का 4, बी का क्या हुआ, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी किसके लिए, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए। और इंप्रूविंग क्वालिटी, सर ये तो इंटरनल का काम है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना तो इंटरनल का काम है। तो सी का 3, तो क्या हो गया, ए का 4, बी का 1 आ गया, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, ये हो गया आपका पहला नंबर आंसर। बात समझ में आई? थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम लगा के सोचोगे तो आराम से हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अब इसको बोला भाई साहब हमको इसको क्या करके दिखाना है सर, इसको हमको सीक्वेंस में करके दिखाना। तो सबसे पहले एफटीए क्या, फ्री ट्रेड एरिया, फिर क्या कस्टम यूनियन, फिर क्या कॉमन मार्केट, फिर क्या सर, फिर इकोनॉमिक यूनियन, तब जाके पॉलिटिकल यूनियन। तो बी से शुरू है, BADCE। आ जाइए सेकंड नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 ध्यान से समझिएगा, है ना, क्या बोल रहा है। चलिए कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इकोनॉमिक रीजन्स इंक्रीजिंग टू ऑफ एफडीआई इनफ्लोज एज पर अनटार्ड रिपोर्ट। देखिए जी, इसको मैंने ना सर्च करने की कोशिश करी, आपको अगर कहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा और मुझे भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक ना। ये अनटार्ड रिपोर्ट है 2020 का, जिसमें एफडीआई का इनफ्लो कैसे हो रहा है इसका इन्होंने ना कंट्री वाइज रिपोर्ट निकाल रखा है। मुझे लगा लेटेस्ट अब यही रिपोर्ट आई होगी, इसकी वजह से नहीं आया, ठीक है। तो आप इसमें से देखिएगा, इसमें सबसे पहले क्या था, सबसे पहले ई है सर यूरोप, उसके बाद क्या है, उसके बाद है सर बी है सर, ठीक है ट्रांजिशन इकोनॉमीज, फिर क्या है डी यानी कि डेवलप इकोनॉमीज यानी EBD, कहाँ है ये ऑप्शन नंबर सेकंड, ए हो जाएगा, देन सी देन ए, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एक बारी, आप सर्च कर लीजिएगा, शायद आपको मिल जाए तो मुझे भी थोड़ा व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए कोविड-19 पैंडेमिक जब हुआ ना, तो वहां कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर था जो बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए माना जाता है अभी भी। बोल रहा है भाई साहब क्या हुआ था कोविड-19 में, तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया हमने और इनोवेशन भी हुआ वहां, ये बात किया, बात सही है। थर्ड नंबर, उसके बाद क्या बोल रहा है, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज आर ऑफन इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट टू ऑफसेट द इंपैक्ट ऑफ। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज को क्यों लगाया जाता है, ये बात बोला भाई साहब, सब्सिडीज के इफेक्ट को खत्म करने के लिए, जो भी गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है ना फॉरेन कंट्रीज के लिए, तो एक्सपोर्ट सब्सिडीज, तो उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगाया जाता है। तो आंसर इज सेकंड। चलिए फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट द अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स कोविड-19 पैंडेमिक। बोल रहा है प्रिवेंट, रोकने के लिए कि अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर डोमेस्टिक फर्म का जो अपॉर्चुनिटी चले जाए उसको रोकने के लिए FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम कंट्रीज दैट आर शेयर बॉर्डर्स विद इंडिया इज अलाउड थ्रू। किसके थ्रू अलाउ होगा, इंडिया में FDI आए, ठीक है, या उसको रोकना हो, वो किसके थ्रू अलाउ होगा सर, सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है ये काम, दैट इज क्या, गवर्नमेंट रूट। 46 अब क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट आर इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अब देखिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या क्या है, अभी बताया मैंने, क्या क्या बताया बताइए तो, IFC था सर, IMF नहीं था, WTO है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये मिगा भी है और IDA भी है। तो ACDE कहाँ है कहीं, एक मिनट, WTO थोड़ी होगा यार, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को वर्ल्ड बैंक लगा, सॉरी। तो बी और सी ने ADE आंसर हो जाएगा। मैं भी क्या कर रहा हूँ यार, ADE है ना, WTO नहीं होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो हिस्सा कहां से रहेगा सर, वर्ल्ड बैंक हिस्सा है। चलिए कह रहा है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट बाय बिजनेस टू बिहेव एथिकली एंड कंट्रीब्यूट टू। बोल रहा CSR क्या है, कंटिन्यू कमिटमेंट करना और अच्छा बिहेव करना का बिजनेस में, चाहे इथिकली बिहेव करना मतलब सही तरीके से बिहेव करना, और कंट्रीब्यूट करना, किसको कंट्रीब्यूट करेंगे बिजनेस में। CSR का मतलब क्या है, बिजनेस में किसको कंट्रीब्यूट करना, तो सर क्या देखिएगा ऑप्शन दे रहा है, पॉलिटिकली अवेयरनेस ना, बिल्कुल भी नहीं, ए गलत, तो पहले ए वाला ऑप्शन हटा दीजिए, खत्म। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन लिटरेचर, हाँ बी सही है, तो बी वाला ऑप्शन रहने दीजिए। तो बी किस में देख लीजिए, सेकंड BCE, आपको कोई चीज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए सी और ई दोनों में, बी और डी में देखा तो बी मेरे को सही लगा, तो आंसर इज BCE। आ जाइए, बात से मेरे को सही नहीं लगा मतलब ये सही है, पब्लिक हेल्थ के लिए काम करना, एजुकेशन के लिए काम करना, लिटरेसी के लिए काम करना ही कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मकसद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाइए सर, क्वेश्चन नंबर 49 में है ना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 49 देखिए,
कह रहा लॉजिकली सीक्वेंस फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट आउटलाइन द उपासला मॉडल। भाई साहब 2-3 बार पूछ दिया गया, तो इसको एक बार देख ही लो, ज्यादा अच्छा रहेगा नहीं क्या। तो सबसे पहले डोमेस्टिक ऑपरेशन प्रोडक्शन करना है, डी। फिर उसके बाद स्पोरेडिक एडहॉक एक्सपोर्ट करना है, फिर ई एक्सपोर्टिंग बाय इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। फिर सी एस्टेब्लिशिंग ए फॉरेन सेल्स, और फिर फॉरेन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कर देना। तो यानी डी ए ई सी बी आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए उसके बाद क्या है, monetary policy causes a deliberate change in the government revenue and expenditure with the view to influencing the price level and quantum level national output। ये ऐसा है क्या, ये तो फिस्कल पॉलिसी है, गलत बात। ये तो इसको रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर फिस्कल पॉलिसी काम। चलिए कह रहा फिस्कल पॉलिसी रेगुलेट द मनी सप्लाई, अरे उल्लू बना रहा है, मतलब ये दोनों का दोनों जस्ट अपोजिट लिखा हुआ है। मनी सप्लाई की जगह मॉनेटरी पॉलिसी की जगह की फिस्कल पॉलिसी, और फिस्कल पॉलिसी की जगह मॉनेटरी पॉलिसी दिया गया, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, आंसर इज सेकंड। ये देखिए स्पोरेडिक डंपिंग और टाइप्स ऑफ डंपिंग दिया गया, इसको पढ़िएगा, है ना, ये आप एक बार देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा। चलिए जी, तो आईबीटी हम लोग का खत्म। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, रिसर्च के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।